हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सुजस पार्ट 2 की। अपने पिछले वीडियो में सुजस पार्ट 1 को पढ़ा था और अभी हम सुजस पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। अगस्त 2022 का जो सुजस है, मैंने आपको पहले बताया आदिवासी कल्याण विशेषांक है, तो आदिवासी कल्याण से संबंधित बातें अपन कर चुके हैं। अब हम बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं 75 वर्ष में 75 उपलब्धियां। देखिए, जैसे कि हमने जो है वो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, तो इस 75 साल में कौन सी विशेष उपलब्धियां रही वो इस इसके माध्यम से हम पता करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 75 वर्ष 75 उपलब्धियां। सबसे पहले देखिए पंचायती राज की स्थापना। पहली उपलब्धि ये बताई गई पंचायती राज की स्थापना। आपको पता होना चाहिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सत्ता को नीचे के तबके तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा जो है वो ये योजना लाई गई 2 अक्टूबर 1959। आपको तारीख याद रखनी है, अमूमन लगभग सभी को याद है कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और कहाँ से किया था, नागौर से किया था। और नागौर के भी गांव का नाम आप याद रख सकते हो, गांव का नाम था बगदरी। बगदरी गांव से जो है, नागौर के बगदरी गांव से सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। फिर दूसरा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। आज़ादी से पूर्व जमींदार प्रथा में किसानों के पास अधिकार नहीं थे। देखिए, जब आज़ादी थी अपने को प्राप्त नहीं, उससे पहले जो अधिकार थे वो जागीरदारों के पास थे। तो सबसे पहले आपको इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया, 15 अक्टूबर 1955 को। और किस लिए लागू किया गया, किसानों को भूमि का अधिकार देने के लिए। देखिए, काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम, दो चीजें अपने पास आएंगी। काश्तकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम, दो चीजें मिलेंगी। तो जो काश्तकारी अधिनियम है, इस काश्तकारी अधिनियम में किसानों को उनकी भूमि के अधिकार देने के लिए, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें, दोनों में यही फर्क मिलेगा। काश्तकारी अधिनियम भूमि के अधिकार देने के लिए है और कृषि सुधार के लिए 15 अक्टूबर 1955 को लागू किया गया। और 2020 में इस दिन को राजस्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। कौन से दिन को, 15 अक्टूबर को। अब 15 अक्टूबर को प्रति वर्ष जो है वो राजस्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये फैक्ट आप विशेष तौर से याद रखें। अगला था राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। अपन इनको विस्तार से भी देखेंगे। 23 मई 1956 को जो है भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए, रिकॉर्ड संधारित करने के लिए जो है ये एक्ट पारित किया गया। एक बार अपन इनको विशेष तौर से देखते हैं, अलग से देखते हैं इनको। देखिए, दो बताए मैंने, एक था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एक था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, ठीक है। और दूसरा था भू राजस्व अधिनियम 1956। आरएस के अंदर ये दोनों जो है ना एक्ट जो है वो अपने थर्ड पेपर में मेंस में आते हैं, वहाँ अपने को ये विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और अपन बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो है वो 15 अक्टूबर को लागू हुआ, 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ। और ये जो एक्ट था वो 23 मई 1956 को लागू हुआ। ये दो चीज़ें तो आपको तारीख याद रखनी है। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष ये जो 15 अक्टूबर है, इस 15 अक्टूबर को अब 2020 में क्या निर्णय लिया गया कि इस 15 अक्टूबर को किस रूप में मनाएंगे, राजस्व दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। तो अब अगर आगे अपने को ये कहीं भी पूछा जाता है कि राजस्व दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो कब की गई है, 15 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये क्यों लागू किया गया था। इस राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो क्या था, तो किसानों को भूमि का हक प्रदान करना। क्योंकि आजादी से पहले, इस एक्ट से पहले जो किसान थे
उनको भूमि का अधिकार प्राप्त नहीं था, वो खेतीहर मजदूर के समान थे और उनको भूमि का हक प्रदान करने के लिए ये एक्ट पारित किया। किसानों को भूमि का हक प्रदान करने के लिए एक्ट पारित किया गया और साथ ही साथ उनकी भूमि की सुरक्षा का भी इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये तो था काश्तकारी अधिनियम 1955। 15 अक्टूबर 1955 को लागू हुआ। 2020 से इसके लिए राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला है भू राजस्व अधिनियम 1956। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य, जब किसानों को अधिकार और हक यहाँ दे दिए गए तो इसकी क्या आवश्यकता थी, तो इसकी आवश्यकता के रूप में आप ये माने कि भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए, भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए जो है कि निश्चित जो निर्धारित परिपत्र है उसके आधार पर भूमि का रिकॉर्ड रखा जाए। जो म्यूटेशन किए जाते हैं उनकी क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में कौन उस जगह का मालिक बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें भूमि का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए जो है वो 23 मई 1956 को एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था भू राजस्व अधिनियम 1956। तो दोनों में डिफरेंस यही है, आरएस मेंस का जो पेपर थर्ड है, आरएस मेंस पेपर थर्ड के अंदर ये दोनों एक्ट आते हैं और 20 नंबर के आते हैं, तो उन पे अपन मेंस के टाइम में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतने। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला है देखो 1965 का भारत पाक युद्ध। बाड़मेर के मुनाबाब में आपको सबको अच्छी तरह से पता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में युद्ध हुआ और अपनी उपलब्धि ये रही कि पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों की सहायता से परास्त किया। ज़्यादा विशेष इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच दो युद्ध है, 1965 और 71। ठीक है, ऐसे तो 99 में भी हुआ, लेकिन मेन यही है दोनों। अब देखिए, जो 71 वाला युद्ध था वो कहाँ हुआ, जैसलमेर में, और जैसलमेर में एक जगह का नाम है लोंगेवाला। लोंगेवाला जो बॉर्डर है वहाँ पे हुआ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि कहाँ हुआ, लोंगेवाला में हुआ। और इसमें जो एक भारतीय सेना थी, इसकी छोटी सी टुकड़ी थी, उसके मेजर थे कुलदीप सिंह के नेतृत्व में जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फौज को भारतीय सेना ने शिकस्त दी। तो आप कुलदीप सिंह जी का, मेजर कुलदीप सिंह का नाम जो है वो जरूर याद रखें कि 1971 के युद्ध में जो सेना थी उसको पाकिस्तानी सेना को परास्त करने के लिए जिसने नेतृत्व किया था वो कौन थे, कुलदीप सिंह थे। और एक आपको याद रखना है, आपको भवानी सिंह, इस ये जो युद्ध था इसमें भवानी सिंह जो थे उनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। भवानी सिंह को महावीर चक्र प्राप्त हुआ। 1971 का युद्ध लोंगेवाला में हुआ, कुलदीप सिंह ने नेतृत्व किया और भवानी सिंह को महावीर चक्र प्राप्त हुआ। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक पिक्चर बनी थी बॉर्डर, वो इसी की कहानी पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया, 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। और कहाँ किया, जैसलमेर। आपको पता है जैसलमेर में जगह का नाम था पोखरण। पोखरण नामक जगह पे भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको जो याद रखनी है इसमें वो है स्माइलिंग बुद्धा। ये इसका नाम था, ये जो कोड वर्ड है, ये इस कोड वर्ड के नाम से भारत ने ये परीक्षण किया था। और ये याद रखना आवश्यक है क्योंकि इसको हम भूल जाते हैं और परीक्षा में पूछा जाता है। पोखरण सबको याद है, तारीख सबको याद है 18 मई 1974, लेकिन ये अपने को याद नहीं होता। फिर देखिए, दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 11 मई 1998 को और इसका नाम था पोखरण 2। पहले का था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का नाम था पोखरण 2। और इस परीक्षण के बाद भारत जो है वो विश्व पटल पर परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। और ये जो परीक्षण था इसमें महत्वपूर्ण योगदान दूसरे में था, वो था अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। और उसके बाद वो मिसाइल मैन भी कहलाते हैं, तो उनका विशेष योगदान इसके अंदर ही रहा है। ठीक है, तो ये था 11 मई 1998 को दूसरा, और इसका नाम था पोखरण 2। ये भी अपने को याद रखना है। और पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए, सबसे पहले 1927 में एक नहर बनी थी जिसका नाम था गंग नहर, और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई। और इसी
गंग नहर की तर्ज पे 1956 में एक नहर की शुरुआत की गई और उस नहर का नाम था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे बड़ी बात ये कहाँ से निकाली गई है? पंजाब के हरी के बैराज नामक स्थान बांध से निकाली गई है और 1984 में इसका नामकरण जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया। गंगा नहर जो इंदिरा गांधी नहर है वो किसकी तर्ज पे बनाई गई है? गंग नहर की तर्ज पे बनाई गई है। 1956 में इसका कार्य शुरू हुआ था और राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए पंजाब के हरी के बैराज से निकाली। 1984 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। उससे पहले इस नहर का जो नाम था वो नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसका नाम था राजस्थान नहर। और मोती सिंह जो थे बीकानेर के इंजीनियर थे, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राजस्थान नहर था और फिर उसके बाद में 1984 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, उसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना। सबसे बड़ी बात, नर्मदा नहर परियोजना में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। कहाँ से? सरदार सरोवर, गुजरात के सरदार सरोवर नामक बांध से इसको निकाला गया है। और राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जालोर, बाड़मेर और जालोर जो हैं उनको यहाँ पे पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। देखो लिख रखा है सरदार सरोवर बांध गुजरात से 532 किलोमीटर लंबी। इसकी लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर। नर्मदा नहर की लंबाई 532 किलोमीटर है, जो जालोर के सांचौर में पानी लाया गया। जालोर के सांचौर तक 532 किलोमीटर लंबी है। और दूसरा जिला जो मैंने आपको बताया वो कौन सा है जो इससे लाभान्वित होता है, उसका नाम है बाड़मेर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस नहर से सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि ये जो नहर है, इस नहर से सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन जो पद्धति है उसका उपयोग अनिवार्य है। कहने का मतलब इस नहर से सिंचाई के लिए सीधा खेत में पानी नहीं छोड़ा जाता, फव्वारा पद्धति के माध्यम से इससे खेती की जाती है। यानी सरकार जो है वो इस योजना में जल बचाने का प्रयास करती है। तो प्रश्न ये आता है कि कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसमें ये कंपलसरी किया गया है? तो नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, उसके बाद में माही बजाज सागर परियोजना। सबसे पहली बात तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में। आपको याद रखना है बांसवाड़ा जिले में माही नदी के ऊपर ये परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, उसके साथ साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? ये एक बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज है। तो बहुउद्देशीय क्या होता है? मतलब उसमें पेयजल भी की व्यवस्था भी होती है, सिंचाई भी होती है और विद्युत। एक ही उद्देश्य होता है तो वो एकल होती है, लेकिन यहाँ बहुउद्देश्य है क्योंकि यहाँ पे से पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाता है, यहाँ से सिंचाई भी की जाती है, यहाँ से विद्युत भी जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसके ऊपर विद्युत उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किया गया। तो बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अगला है बीसलपुर बांध। सबसे बड़ी बात, बीसलपुर बांध कहाँ है? टोंक जिले में। टोंक जिले में स्थित है बीसलपुर बांध। और कब बना? 1999 में बना, बनास नदी पे है। बीसलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है, तो 1999 बना और बनास नदी पे बनाया गया। नदी का नाम आपको याद रखना है। और इस बांध जो है वो जयपुर और अजमेर इन 2 बड़े शहरों को जलापूर्ति का मुख्य साधन है। मतलब अजमेर को और जयपुर को पेयजल की उपलब्धता बीसलपुर बांध से होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपन राजस्थान पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP। देखिए पूरी राजस्थान नहर परियोजना जो है वो 13 जिलों की परियोजना। कितने जिलों की परियोजना? जो पूर्वी राजस्थान के जो 13 जिले हैं उन्हें 13 जिलों की ये परियोजना है। और इस परियोजना के अंदर मेनली जो है वो इन 13 जिलों की जो नदियां हैं उनको मिलाकर, चंबल सहित उन नदियों को मिलाकर जो समुद्र में जल व्यर्थ बह जाता है उस पर काम किया जा रहा है। नवनेरा बैराज जो है, अभी इस पे एक बांध बन रहा है, उस बांध का नाम है नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज जो इस पे बनाया
जा रहा है। तो इस तरह से ये जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन अभी इसकी पूर्ण रूप से परिणति नहीं हुई है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि इस हिसाब से काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अपना। अगला है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। सबसे बड़ी बात, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? रावत भाटा में। और देखिए ये किस जिले में स्थित है वो आपको ध्यान रखना, कोटा जिले में स्थित है। दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। रावत भाटा में राजस्थान की प्रथम परमाणु परियोजना है जो यहाँ पे स्थापित की गई। और देखिए दूसरी की बात चल रही है नापला, ये जगह है, ये बांसवाड़ा में, यहाँ पे बनाने की बातें अभी चल रही है, यहाँ कार्य चल रहा है। तो पहली परियोजना ये है सेकंड परियोजना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सूरतगढ़ तापीय संयंत्र, बीकानेर के सूरतगढ़ में कोयला आधारित प्रदेश का सर्वाधिक तापीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, जिसकी तापीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 8 इकाइयां यहाँ पे कार्यरत हैं। तो सर्वाधिक क्षमता जो है वो सूरतगढ़ की है, जो राजस्थान का सबसे अधिक तापीय ऊर्जा वाला संयंत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। अगला है देखो काली सिंध तापीय। अब जैसे सूरतगढ़ है, उसके बाद में काली सिंध है झालावाड़ में और काली सिंध नदी पे है। और ये सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्रों में कुल 2440 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है सुपर क्रिटिकल है। देखिए एक तो काली सिंध में है, ये सूरतगढ़ में है, एक बारां में है छबड़ा। ये सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र है। सुपर क्रिटिकल तापीय उत्पादन क्षमता का संयंत्र है काली सिंध, जो झालावाड़ में काली सिंध नदी में बना हुआ है। और उसकी जो स्थापित क्षमता है वो 2440 मेगावाट है। उसके बाद में देखो मैंने अभी कहा छबड़ा, बारां में है, कुल 6 सामान्य व सुपर क्रिटिकल तापीय संयंत्रों से कुल 2320 मेगावाट। अब झालावाड़ वाले की जो थी उसकी तो थी 2440 और छबड़ा की है वो है 2320। अब यहाँ पे जो है 2-2 इकाइयां और बन रही है, अभी कार्य उस पर प्रगतित है, कार्य शुरू नहीं, उत्पादन शुरू हुआ है। 2-2 इकाइयां, इसमें भी 2 इकाइयां बनी जा रही है और इसमें भी 2 इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो है वो राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों, सूरतगढ़, काली सिंध और छबड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में सौर ऊर्जा में सिरमौर। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान ने कर्नाटक को पछाड़ के और पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। राजस्थान की जो स्थापित क्षमता है वो है 17,040 मेगावाट। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि हालांकि ये चेंज होती रहती है, लेकिन ये है 17,040 मेगावाट। और राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, देश में पहले स्थान पे है राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में। उसके बाद में देखिए अगला है अपना बड़ला सोलर पार्क। बड़ला जो है वो कहाँ पे है? जोधपुर में है और जोधपुर के फलोदी में स्थित है। और इसकी जो स्थापित क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। यहाँ पे 5 इकाइयाँ लगी हुई हैं, जिसमें अडानी की भी है और राजस्थान सरकार की भी है। तो 2245 मेगा, अपन इसको इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए 1 मिनट में इसको थोड़ा बंद कर लेता हूँ। हाँ, फिर अगला है कच्चे तेल के कुओं की खोज। प्रदेश में 4 जो है वो पेट्रोफेरिस बेसिन है, 4 बेसिन है, पेट्रोलियम की 4 बेसिन है प्रदेश में, 4 बेसिन है जिनमें जो है वो पेट्रोल का उत्पादन वर्तमान में चालू है। ठीक है, 1 मिनट। अब इसमें देखो पेट्रोल के जो कुएं हैं उनके नाम दे रखे हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में सबसे बड़ा है, 4 बेसिन है, उनमें से बाड़मेर में जो सांचौर बेसिन है वो सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मंगला, शक्ति, विजया, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये जो है वो प्रमुख तेल के कुओं के नाम ठीक है।
अब है प्राकृतिक गैस, जहाँ तेल के कुएं मिले इसके साथ साथ प्राकृतिक गैस भी मिली है, और जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन के अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इनके नाम आपको याद रखने, कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी। ठीक है, ये जो है वो किसके हैं, वो प्राकृतिक गैस के कुएं हैं, प्राकृतिक गैस के उत्पादक स्थल हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस रखना है कि जो तेल के कुएं हैं उनके नाम क्या है, मंगला, शक्ति, विजया, भाग्य और ऐश्वर्य। ठीक है, और प्राकृतिक गैस के हैं वो है कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी। ठीक है, अब आगे कोयला उत्खनन। कोयला उत्खनन में राजस्थान में जिस प्रकार का कोयला मिलता है वो है लिग्नाइट, और सबसे ज्यादा आपके बीकानेर के अंदर ये पाया जाता है। बाड़मेर में गिरल, कपूरडी, जालिपा, भद्रेश, नागौर में मातासुक, कसनाऊ और बीकानेर में बरसिंहसर, करणी माता आदि स्थानों पर यह कोयला निकाला जाता है। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला निकलता है और उसके स्थल आपको याद रखने हैं, बाड़मेर के गिरल में, कपूरडी, जालिपा, भाद्रेश, नागौर के में एक जगह है मातासुक व कसनाऊ, तथा बीकानेर में बरसिंहपुर और करणी माता, यहाँ पे ये कोयला निकलता है। रिफाइनरी की स्थापना, रिफाइनरी आपको पता है बाड़मेर के पचबदरा में रिफाइनरी की स्थापना की गई है, और इसकी जो क्षमता है वो 9 MTP की है। कितनी की है, 9 MTP। तो रिफाइनरी हो गया। नेक्स्ट में अपन चलते हैं बायो ईंधन नीति। राजस्थान ने जो है अपने रतन, जोत है, करंज है और जो दूसरे तेलीय पौधे हैं उनके माध्यम से बायो ईंधन बनाने के लिए अपनी बायो ईंधन पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। इसके बाद में है गोमूत्र रिफाइनरी। तो आपको जगह याद नहीं है, सांचौर में पथमेड़ा जो गौशाला है, सांचौर जिले में जो पथमेड़ा गौशाला है उसमें औषधि बनाने के लिए पहली गोमूत्र रिफाइनरी स्थापित की गई है। कहाँ पे, सांचौर के पथमेड़ा। उसके बाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको सीरी बोलते हैं, 1974 में पिलानी में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया, पिलानी में 1974 में स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद में सौर वेधशाला 1976 में उदयपुर के फतेह सागर में स्थापित की गई। RS प्री 2018 और 2021 दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ये और बात है कि 2021 वाले में सरकार RPSC ने इसको गलत मान लिया, लेकिन 18 वाले में इसको सही माना था। तो सौर वेधशाला लोग जयपुर कर देते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। ये भी है 1976 में उदयपुर में स्थापित की गई, और जगह का नाम है फतेह सागर जो झील है उसके में। और किसके द्वारा स्थापित की गई, इसरो के द्वारा स्थापित की गई सौर वेधशाला है। अब है प्रादेशिक सुदूर संवेदिक केंद्र। प्रादेशिक सुदूर संवेदिक केंद्र SRAS बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थापित किया गया, जोधपुर में स्थापित किया गया। इतनी चीज याद रखनी है अपने को। इकोनॉमिक सर्वे जब अपन पढ़ेंगे तो उस इकोनॉमिक सर्वे में इसको डिटेल से थोड़ा देखा जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक सुदूर संवेदिक केंद्र वो कहाँ स्थापित किया गया, जोधपुर में। भारतीय तकनीकी संस्थान, भारतीय तकनीकी संस्थान इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो 2008 में स्थापित किया गया। कहाँ पे, जोधपुर में। IIT की स्थापना कहाँ पे की गई, जोधपुर में की गई। उसकी तरह से जो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो स्थापित किया गया 2011 में। वो कहाँ पे किया गया, उदयपुर में। आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसकी स्थापना क्या की गई, कोटा में 2013 में। देखो तीनों चीजें आपको एम्स, अखिल भारतीय, एक साथ देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो एम्स की स्थापना कहाँ की गई, 2012 में, जोधपुर में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, जोधपुर में। यह भी जोधपुर में स्थापित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय ये भी कहाँ स्थापित किया गया है, जोधपुर में। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए IIT कहाँ पे है, जोधपुर में। IIM कहाँ पे है, 2011 में स्थापित किया गया, उदयपुर में। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए IIT का स्थापित की गई, कोटा, IIIT। ठीक है, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना कहाँ पे की गई है, 2012 में, जोधपुर में। और सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2003 में कहाँ स्थापित किया गया, जोधपुर में। तो कौन सा संस्थान किस जगह है, इसकी जो है ना वो अपने को पता होना चाहिए, और डायरेक्ट उससे मैच करवा लिया जाता है।
तो एक बार आप जो है ना इसको रीड करें, अच्छी तरह से देखें कि कौन सा संस्थान किस जगह है। अब ये 31 जिलों में जो है वो मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। 2 जिले में बता देता हूँ आपको, एक प्रतापगढ़ जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है और एक राजसमंद। ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, बाकी 33 में से 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमने कर ली है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय पुलिस और अपराध के संबंध में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में वर्ष 2012 में। पुलिस के और अपराध के संबंध में अध्ययन करने के लिए और अनुसंधान करने के लिए सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में की गई है। इसके बाद में हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, तो ये 2019 में जयपुर में स्थापित किया गया है। और अभी ये खबरों में था क्योंकि अभी इसके लिए भूमि आवंटन की गई है। जगह पूछी जा सकती है दहमी कला, जयपुर के पास गांव है दहमी कला, जहां पर इस विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की गई है। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, इसके लिए भूमि आवंटन कहाँ की गई है? दहमी कला, जो जयपुर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा में आपको पता ही 2006 में सबसे पहले इसको लागू किया गया और 2022 में जो है वो रोजगार देने में राजस्थान प्रथम रहा है। 100 दिन का रोजगार इसके तहत दिया जाता है। मनरेगा सामान्य चीज है, सबको जानकारी है। हाँ, ये नई स्कीम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसे नरेगा में ग्रामीण क्षेत्र, देखो नरेगा जो है उसमें किसको दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देते हैं, तो 100 डेज का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं। और शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार देने के लिए शुरू की गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तारीख आप लिख सकते हैं 9 सितंबर को ये शुरुआत की गई, 9 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई। डिटेल में हम जो है वो इसको पढ़ेंगे आगे। तो शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। फिर है आरटीआई, 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये एक्ट अपने लागू हुआ और इस एक्ट के तहत जो है वो किसी भी संस्था का जो दस्तावेज है उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि ली जा सकती है। और अजमेर के ब्यावर से किसान मजदूर शक्ति संगठन MKS नाम से एक एनजीओ है, MKS नाम से एक एनजीओ है अरुणा राय का, अरुणा राय के नेतृत्व में ये हुआ था। तो अरुणा राय का एनजीओ है जिन्होंने ब्यावर से इसके लिए आंदोलन की शुरुआत करी और 12 अक्टूबर 2005 को इसका नोटिफिकेशन हुआ। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार जो है वो लागू हो गया, जिसके आधार पर किसी भी प्रकार का दस्तावेज हम ले सकते हैं। उसके बाद में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, समयबद्ध सरकारी जो कार्य हैं उनको टाइम बोर्ड तरीके से समयबद्ध तरीके से कराने के लिए 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। देखिए ये जो है ये लोक सेवा ये भी अपने RS मेंस के सिलेबस में है और हर बार इसमें से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो लोक सेवा गारंटी एक्ट जो है वो 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ और 18 विभागों की 154 सेवाएं इसके तहत हैं। ये आपको थोड़ा सा डेटा याद रखना, ये पूछा जा सकता है। 18 विभागों की 154 सेवाएं इसके तहत आती है। ठीक है, फिर सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार 1 अगस्त 2012 को कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको सुनवाई का अधिकार है। ये भी अपने सिलेबस में आता है, पबएड वाले टॉपिक में है, मेंस के पबएड वाले टॉपिक में ये भी है। तो एक तारीख आपको रखनी, 1 अगस्त 2012 को ये लागू हुआ। इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जनता की जो शिकायतें और जो सुझाव हैं उनको समयबद्ध रूप से अधिकारी को सुनना होता है और नहीं सुनता है तो उसके ऊपर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाती है। RTI जो है उसके अंदर 25,000 की पेनल्टी का प्रावधान है और इसमें 5,000 की पेनल्टी लगाई जाती है। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, तो आपको पता ही है 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना शुरू हुई और इसके तहत निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, 7 अप्रैल 2013 से राज्य के चिकित्सालयों में फ्री में जांच करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो 1 मई 2021 से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सरकार जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ते हुए
समस्त प्रदेशवासियों के लिए इन्होंने 1 मई 2021 से 1 मई 2021 से इसको शुरू किया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज देखो क्या, 1 मई 2021 से शुरू हुआ, इसमें 5 लाख तक का जो है वो फ्री है इलाज। और जो बजट 22-23 है, 2022-23 का जो बजट है, इसमें इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख। अब 10 लाख तक का इलाज इसमें फ्री है। ठीक है। प्रशासन शहरों और गांवों के संग जो है अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और इस दिन जो है, इस दिन से चलाकर ये 31 मार्च तक चला था। तो इसमें जो है वो विभिन्न विभागों के कार्य करवाए गए। एक दो चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें जो गांवों के संघ अभियान था, उसके अंदर गांवों के संघ में तो थे 22 विभाग और शहरों के संघ में थे 8 विभाग। गांवों के संघ में 22 विभाग थे, शहरों के संघ में 8 विभाग थे। अब यह है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। सरकारी स्कूलों को जो है ना, इसके तहत इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है। और 2000 जो 21-22 का जो बजट है, उसके अंदर इसके 5000 से ज्यादा के जो विद्यालय हैं, 5000 से अधिक विद्यालय से अधिक जनसंख्या के गांव, 5000 से अधिक जनसंख्या के गांव, जनसंख्या के जो गांव हैं, उन गांवों में ये विद्यालय खोले जाएंगे। 1206 विद्यालयों की अभी घोषणा की जा चुकी है और कुछ विद्यालय संचालित भी हैं। डिटेल से अपन इनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है अगला है एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट जो है वो 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। इसमें आपको यही चीज याद रखनी, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इसको। 17 जुलाई 2019 को एमएसएमई एक्ट लागू किया है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग। ठीक है। उसके बाद में ई मित्र के बारे में आपको जानकारी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आवेदन करने के लिए और विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान संपर्क जो है 181 पे कॉल करके जनता जो है अपनी शिकायत इसमें दर्ज करवा सकती है, जिसकी सीएमओ के स्तर से मॉनिटरिंग होती है। उसके बाद में जन सूचना पोर्टल, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की स्थापना हुई, 13 सितंबर 2019 को। और इसमें क्या होता है, इसमें सरकारी योजनाओं और उनके लाभार्थियों की जानकारी प्रदान की जाती है। पोर्टल पे देखिए आप किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित कौन सी योजना चल रही है, कौन उसकी पात्रता रखता है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल सकती है। और अगला है जन कल्याण पोर्टल। जन कल्याण पोर्टल जो है वो 18 दिसंबर 2021 को 18 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य है सरकार की जुड़ी हुई जितने भी दस्तावेज हैं और जो भी योजनाएं हैं वो सारे इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लोग उनको वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में जन आधार कार्ड, प्रदेशवासियों को के लिए एक जो है वो स्कीम चालू हुई, एक कार्ड एक नंबर एक पहचान, एक कार्ड एक नंबर और एक पहचान के नाम से ये स्कीम शुरू की गई है। एक कार्ड एक नंबर एक पहचान, ये इसकी टाइम पंच लाइन है, ये आपको याद रखनी है। एक कार्ड एक पहचान एक नंबर। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति के लिए तो है 11 डिजिट और परिवार के लिए 10 डिजिट का एक अंक है। और उसके आधार पर सभी प्रकार के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनसे जो लाभ प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे लाभ उनको दिए जाते हैं। फिर देखिए जयपुर मेट्रो है, तो सबसे पहले 2010 में मानसरोवर से चांदपोल तक इसको शुरुआत की गई। खेल खिलाड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो एक ओलंपिक पदक और 4 पैरा ओलंपिक पदक जो है वो अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो पैरा ओलंपिक है उनके नाम यहाँ दे रखे हैं, देवेंद्र झाझड़िया, सुश्री अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर और सुंदर सिंह गुर्जर। ये पैरा ओलंपिक हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। और विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कई स्थल अब तक आ चुके हैं, जिनमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जैसे एक तो केवलादेव है, ये आपको याद रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उस सूची में, और 6 दुर्ग जिसमें आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़, बागरौन, सोनार, रणथंभौर और जंतर मंतर, साथ ही जयपुर शहर का परकोटा, ये जो है वो विश्व धरोहर सूची यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। उसके बाद है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र
यानी काजरी। इसका नाम क्या है? काजरी। ये काजरी कब स्थापित हुई? 1959 में, और जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है वो अविकानगर टोंक में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में, अजमेर की जगह है, गांव है तबीजी, उसमें राष्ट्रीय बीज, सिर्फ आपको इनके नाम याद रखनी है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तबीजी में। राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र, देखिए सरसों सबसे अधिक भरतपुर में होती है, तो 20 अक्टूबर 1993 को भरतपुर के जगह है सेवर, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई सेवर, भरतपुर में। फिर राजस्थान का पहला कृषि बजट 22-23 का जो बजट था उसको पहला कृषि बजट के रूप में अलग से पेश किया गया। वन संरक्षण के लिए राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान और 27 अभ्यारण्य है। कई बार संख्या पूछ ली जाती है कि वन संरक्षण के लिए राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं। जैसे पिछली बार मेंस में पूछा गया था कि आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्रों के बारे में पूछा गया, 6 के नाम लिखवाए थे, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 27 अभ्यारण्य राजस्थान में है। और इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण में बाघों के संरक्षण के लिए सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी, ये बाघ रिजर्व क्षेत्र भी अधिसूचित किए गए हैं। 3 कौन कौन से? सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी, और चौथा रणथंभौर, सॉरी। तो चारों के 4 जो है वो बाघ रिजर्व क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में पैंथर संरक्षण के लिए भी जवाई पैंथर रिजर्व बना हुआ है, और भी काफी है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं DMI से, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। देखिए ये जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है उसके 39% हिस्सा, आपको ये याद रखना है, 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा, और राजस्थान में इसमें 5 औद्योगिक क्षेत्र और निवेश क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में इसको विस्तार से बताया गया, आप वहां से हम इसको पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। फिर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 1967 में स्थापित की झुंझुनू के खेतड़ी में। फिर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, तो जयपुर संभाग में के जो सांबर है ना, वहाँ पे 1958 में इसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तान साल्ट सांबर के अंदर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क, एक निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क जो है वो मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। जैसे जयपुर के सीतापुरा में स्थापित किया गया, जोधपुर का बोरनाडा, जयपुर का सीतापुरा, जोधपुर का बोरनाडा और अलवर के निमराना में रिको के द्वारा ये स्थापित किया गया है। जोधपुर के बोरनाडा, जयपुर के सीतापुरा और अलवर के निमराना में स्थापित किया गया है। इसके अलावा जैसे जापानी पार्क की बात करते हैं, तो जापानी पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? अलवर के निमराना में जापानी पार्क स्थापित किया गया है। शिक्षा की अपन बात करें तो विद्यालयों की संख्या यहाँ दे रखी है, उन्हें कोई विशेष बात नहीं है। साक्षरता की बात करते हैं तो 1951 में 8.02% थी, जो अब 2011 की जनगणना में बढ़ के 66.1% हो गई है। 8.02% थी 1951 में, जो बढ़ के 66.1% हो चुकी है। चिकित्सा में कोई विशेष इनमें नहीं है। सिंचाई का भी उन्होंने वो दे रखा है, कोई खास नहीं। विद्युत, सड़क, और सबसे अंत में है एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट की अगर अपन बात करेंगे तो राजस्थान में जो है वो 7 एयरपोर्ट हैं। वो आप देखिए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर और बीकानेर तथा किशनगढ़, यहाँ पे जो एयरपोर्ट है। और ये मेट्रो का जो है वो विहंगम दृश्य यहाँ पे दिखाया गया, जयपुर मेट्रो। तो ये थे 75 ईयर्स में 75 जो अचीवमेंट अपने मेन थे, मुख्य वो यहाँ पे बताए गए। और अब जो है ना हम आगे चलते हैं, आगे अगला टॉपिक लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी समय लग गया। अब देखिए अगली है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, इसको आप विशेष तौर से याद रखें। और ये अभी करंट में जो है वो चर्चा में है, तो जरूरी भी है याद रखना। राज्य के 4 जो जनजातीय जिले हैं वो और 1 पारा। सबसे पहली बात तो ये कितने जिलों में लागू है? 5 जिलों में लागू। अब जो कौन कौन से जिले हैं वो हम यहाँ देखेंगे। 4 जनजातीय जिले, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर।
ठीक है। और एक जो शहरी या बाहुल्य जिला है कौन सा, बारां, वहां पे ये लागू थी। ठीक है। अब ये जो योजना है वो कब शुरू हुई, 19 नवंबर 2020 को, 19 नवंबर 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था। तब इसको कितने जिलों में लागू किया गया था, 5 जिलों में लागू किया जाएगा। लेकिन जो बजट 2022 का जो बजट है, इस बजट में सरकार ने इसको सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा कर दी। तो आई बात समझ में कि 19 नवंबर 2020 को जब सरकार ने इसको लागू किया था तो सिर्फ 5 जिलों में किया था, जिसमें 4 जनजाति बाहुल्य जिले थे और 1 शहरी बाहुल बारां था। लेकिन वर्ष 2022-23 का जो बजट है, उस बजट में सरकार ने इसको बदल का और 33 जिलों में इसको लागू कर दिया। और सरकार ये कह रही है कि अभी इसमें लगभग प्रतिवर्ष 3,50,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए ये जो योजना है इसमें मिलता क्या है। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना में दूसरी संतान पे 5 चरणों में 6,000 रुपए मिलते हैं। दूसरी संतान पे क्या मिलता है, दूसरी संतान जब किसी की होती है तो 5 चरणों में 6,000 रुपए प्रत्येक महिला को दिए जाते हैं। ठीक है। अब वो 5 चरण कौन कौन से उनको अपन देख लेते हैं। पहली किस्त कब मिलती है, जब गर्भावस्था की जांच और पंजीकरण पूरा कर लिया जाए तब पहली किस्त दी जाती है। ठीक है। और दूसरी किस्त कब मिलती है, अब देखिए इसमें कितने रुपए मिलते हैं, 1,000 रुपए मिलते हैं, ये भी याद रखना है आपको। दूसरी किस्त प्रसव से पूर्व 2 जांचें पूरी होने पर 6 माह में, जब 6 महीने तक गर्भवती होने के बाद में जब पंजीकरण हो गया और 6 माह तक 2 जांचें यदि पूरी हो जाती है तो उनको 1,000 रुपए खाते में डाल दिए जाते हैं। ठीक है। तीसरी किस्त कब मिलती है, बच्चे के जन्म पर, जब बच्चे के जन्म, और वो भी कब, वो संस्थागत प्रसव होना चाहिए, हॉस्पिटल में प्रसव अगर डिलीवरी होती है तो फिर पैसे मिलते हैं। ठीक है। और ये भी 1,000 रुपए इसमें मिलते हैं। चौथी किस्त मिलती है 3 माह की आयु में सभी टीके लगाने पर, जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तो 120 दिन, तो 105 दिन के अंदर, 105 दिन, जब 120 दिन का हो जाए तो 105 दिन के अंदर सभी टीके लग जाने चाहिए। तो फिर सरकार जो है 2,000 रुपए चौथी किस्त के रूप में 2,000 रुपए खाते में डालती है। और 5वीं किस्त मिलती है कि जन्म के 3 महीने, क्योंकि दूसरा बच्चा है तो 3 महीने के बाद में यदि कोई स्थायी परिवार नियोजन अपनाता है तो फिर ये 5वीं किस्त प्रदान की जाती है और वो 1,000 रुपए होती है। तो इस तरह से ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो है वो दूसरी संतान के होने पर, दूसरी संतान पर 6,000 दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरी संतान के होने पर कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। फिर देखिए एक है कि ये दूसरी संतान का है, तो प्रथम संतान पे क्यों नहीं दिए जाते, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब प्रथम संतान के लिए जो है वो सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई है, एक मिनट, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना या मातृ वंदना योजना। ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये केंद्र सरकार की स्कीम है। किसकी है, केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार जो है वो इसमें प्रथम संतान पे 5,000 रुपए देती है। किस पे देती है, प्रथम संतान, प्रथम प्रसव पे जो है वो केंद्र के द्वारा 5,000 दिए जाते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार की इस योजना में दूसरी संतान के होने पर जो है वो 6,000 रुपए की राशि दी जाती है और वो भी 5 चरणों में दी जाती है। ये जो राशि है प्रधानमंत्री मातृ की वो 3 चरणों में दी जाती है। कितने चरणों में दी जाती है, 3 में दी जाती है। ठीक है। योजना में नए सम्मिलित 28 जिले, जो नए 28 जिले सम्मिलित हुए हैं उनमें की स्थिति के बारे में इसमें बताया गया। ये देखो इसका लोगो है, संपूर्ण पोषण बनाए संतान को चैंपियन, कि जो 1 अप्रैल 22 से ये योजना सभी जिलों में लागू हो गई। तो 1 अप्रैल 22 के बाद में जो गर्भवती महिलाएं होंगी वो इसके लिए पात्रता रखती है। लेकिन 1 अप्रैल 22 से पूर्व यदि कोई गर्भवती है तो वो निर्धारित तिथि 1 अप्रैल के बाद इस योजना की जिस किस्त के लिए पात्र होगी वो किस्त उसको दी जाएगी। जैसे मान लीजिए वो सेकंड किस्त के लिए पात्र है तो उसको सेकंड किस्त मिलेगी, फर्स्ट किस्त उसकी लेस हो जाएगी। तो ये थी अपनी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अगले है
राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन की पत्रकारिता के प्रमुख व्यक्तित्व, सबसे पहले है विजय सिंह पथिक। कि स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें पत्रकारिता में किस किसने क्या योगदान दिया, तो विजय सिंह पथिक है। उनका जन्म गुड्ढावाली गांव जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ हुआ। आपको बताइए 1921 में इन्होंने वर्धा से एक अखबार निकाला था। 1921 में इन्होंने वर्धा से एक अखबार निकाला था और उसका नाम था राजस्थान केसरी। वर्धा से क्या निकाला इन्होंने? राजस्थान केसरी। ठीक है, 2 अखबार इनके प्रसिद्ध है, एक राजस्थान केसरी जो इन्होंने कहाँ से निकाला था? वर्धा में 1921 में ठीक है, और दूसरा इन्होंने निकाला था नवीन राजस्थान। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि ये दोनों ही जो है वो अखबार थे वो साप्ताहिक थे, दोनों ही साप्ताहिक अखबार थे, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। ठीक है, अब जो नवीन राजस्थान था उसका आदर्श वाक्य ये था, ये नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य था, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन में रहे, यदि इच्छा है यह है जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। तो ठीक है, तो आपने को यही याद रखना है कि 2 अखबार इनके द्वारा निकाले गए, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। राजस्थान केसरी वर्धा से निकाला गया और नवीन राजस्थान जो है वो अजमेर से निकाला गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। 1906 में इनका जो जन्म है वो नीमका थाना में हुआ और जो राम नारायण चौधरी हैं उनके जो किसान आंदोलन के में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई थी, किसान आंदोलन डेंगू वगैरह, उनके ये भाई थे। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1936 में उन्होंने नवज्योति निकाली थी और ये नवज्योति इन्होंने ये जो रामनारायण चौधरी ने निकाली थी उसके ये उप संपादक या संपादक रहे थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने ये निकाली थी, लेकिन नाम जो है वो कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी का ही आता है। ये जो अखबार था इसके मुख्य पृष्ठ पे छपा होता था, फूंकने निष्प्राणों में प्राण, कराने दुखितों का निज भान, जगाने को आई नवज्योति, जनों में त्याग और बलिदान। ठीक है, तो ये थे कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी। आपको मेन चीज याद रखनी है, रामनारायण चौधरी के भाई थे और नवज्योति का प्रकाशन उन्होंने 2 अक्टूबर 1936 को किया था। अगला है रामनारायण चौधरी, वही 1906 नीमका थाना में जन्मे। 1921 में इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक का प्रकाशन किया जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। देखो कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कौन जो है वो राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, और उसमें 2 नाम दे दिए जाते हैं, जैसे एक चौधरी का दे दिया और दूसरा दे दिया पथिक का। वहाँ ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें हम सिर्फ पथिक भर के आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि उसके कुछ समय के लिए प्रकाशन इन्होंने किया था और वो उनके संपादक थे। ठीक है, ये नेक्स्ट का आ गया, इसको आप काट दो। अब देखो रामनारायण चौधरी के बारे में थोड़ा। 1895 में सीकर जिले के नीमका थाना में इनका जन्म हुआ और विजय सिंह पथिक द्वारा जो राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया था उसके ये मंत्री बने। ठीक है, सबसे पहले तो राजस्थान सेवा संघ के ये मंत्री रहे, ये चीज आपको याद रखनी है। संघ द्वारा जो राजस्थान केसरी अखबार निकाला जाता था, ठीक है, उसके उन्होंने प्रकाशक नियुक्त किए गए और 1921 में चौधरी के संपादक में अजमेर से नवीन राजस्थान। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने को यही चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान केसरी और राजस्थान नवीन राजस्थान दोनों के दोनों से रामनारायण चौधरी जुड़े हुए थे। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान दोनों से रामनारायण चौधरी का संबंध था। ठीक है, उसके बाद में अलग से उनके कुछ दे रखे हैं। 1929 में ब्यावर से उन्होंने अंग्रेजी में साप्ताहिक निकाला था यंग राजस्थान। यह आपको याद रखना है कि यंग राजस्थान के नाम से उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र 1929 में ब्यावर से निकाला। 1930 में हस्तलिखित, ये देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हस्तलिखित पत्र निकालता अंग्रेजी में और वो था जिसका नाम था दी मैन। एक तो यंग राजस्थान निकाला, वो भी अंग्रेजी में ब्यावर से था। 1930 में उन्होंने हस्तलिखित तो अपने हाथ से लिखा हुआ दी मैन प्रकाशन किया और 1936 में अजमेर से साप्ताहिक पत्र नवज्योति और 47 में नया राजस्थान इन्होंने निकाला। तो इनके जो है वो काफी पत्र हैं, 2 तो वो हैं राजस्थान केसरी, इसके अलावा राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान जो है
इसके अलावा इन्होंने निकाला यंग राजस्थान, उसके अलावा निकाला दी मैन, जो अंग्रेजी में था। इसके अलावा नवज्योति में भी इन्होंने काम किया और एक इन्होंने अखबार निकाला नया राजस्थान। ठीक है, ये चीज अपने को विशेष तौर से याद रखनी है कि इनके द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले गए। उसके बाद में मामा अचलेश्वर प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1907 में जोधपुर में उनका जन्म हुआ था और जन समस्याओं पे प्रहार करने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तरुण राजस्थान के सह संपादक रहे। तरुण राजस्थान जो था वही नवीन राजस्थान जो बाद में तरुण राजस्थान बना, उसके ये सह संपादक रहे। 1930 में अजमेर में राजस्थान और 31 में आगरा से इन्होंने सैनिक 2 अखबार निकाले। अजमेर से उन्होंने निकाला जिसका नाम था राजस्थान, और 31 में आगरा से निकाला उसका नाम था सैनिक। 1933 से 37 तक अकोला से उन्होंने नव राजस्थान का संपादन भी किया और 1940 में उन्होंने प्रजा सेवक नामक अखबार निकाला। ठीक है, तो तरुण राजस्थान से जुड़े रहे। उसके बाद में 1930 में उन्होंने राजस्थान निकाला, 1931 में उन्होंने सैनिक, 1933 से 37 में अकोला से उन्होंने निकाला था नव राजस्थान। ठीक है, और उनका महत्वपूर्ण था 1940 में जोधपुर से जो निकाला था उन्होंने प्रजा सेवक। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। केसरी सिंह भारत 1872 में जन्म हुआ, साफरा रियासत में हुआ, देवपुरा गांव है साफरा रियासत में, वहाँ इनका जन्म हुआ। और 1921 में यह भी वर्धा में जो राजस्थान केसरी निकलता था उस राजस्थान केसरी से ये जुड़े रहे। साप्ताहिक समाचार पत्र था। सबसे महत्वपूर्ण है चेतावनी चुंगटिया। इन्होंने महाराणा जो फतेह सिंह थे उन फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दरबार में जाने से रोका। चेतावनी का चुंगटिया जो था उसके माध्यम से इन्होंने फतेह सिंह को कर्जन के दरबार में जाने से रोका था। ठीक है, उसके बाद में पंडित जाबरमल शर्मा, इनको कहते हैं पत्रकारिता का जनक। और भीष्म भी कहते हैं पत्रकारिता का भीष्म पितामह, सॉरी जनक नहीं भीष्म पितामह। इनका जन्म 1888 में खेतरी के जसरापुर गांव में हुआ और उनको राजस्थान की पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, 1907 में मासिक एक पत्रिका इन्होंने निकाली जिसका नाम था ज्ञानोदय। सबसे पहले 1907 में इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली थी, नाम था ज्ञानोदय। 1909 में बंबई से इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था भारत, और 1910 में नागपुर से उन्होंने मारवाड़ी का संपादन किया। तो देखिए ज्ञानोदय, भारत और मारवाड़ी 3 पत्र महत्वपूर्ण है इनके, और इनको क्या कहा जाता है भीष्म पितामह, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ज्ञानोदय, भारत और मारवाड़ी। इसके साथ साथ इन्होंने 1914 में कलकत्ता दैनिक के रूप में कलकत्ता समाचार भी निकाला। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं अपन जय नारायण व्यास। तो देखिए बाकी सबसे तो ये जुड़े रहे, लेकिन मेन जो है वो इनका मेन अखबार था आगीवाणी। ठीक है, आगीवाणी का उन्होंने 1937 में ब्यावर से संपादन किया था। 1933 में उन्होंने अखंड भारत का भी संपादन किया। फिर हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो इतने कोई विशेष नहीं। अब अगला देखिए देववाणी है। ये संस्कृत शिक्षा जो है उस संस्कृत शिक्षा में नवाचार के लिए ये ऐप शुरू किया गया है। इसमें क्या है, अधिगम प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। मतलब कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 1 से 12 तक के जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए इस पे लेक्चर सीरीज उपलब्ध है। अलग अलग वीडियो इसके ऊपर उपलब्ध हैं, और ना सिर्फ संस्कृत के बल्कि जो अन्य विषय हैं उन अन्य विषयों के भी इसके अंदर उपलब्ध है वीडियो, जिनके माध्यम से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है, वो की है राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा। राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा द्वारा की गई है। और महापुरा कहाँ पे है, जयपुर में है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो इसकी ये है कि इसमें कोई सरकारी खर्च नहीं किया गया है। ठीक है,
क्योंकि ये जो ऐप बनाया गया वो संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग के छात्रों शिक्षकों द्वारा बनाया गया है। तो इसमें कोई भी सरकारी खर्चा इसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, अगला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। सबसे बड़ी बात 29 अगस्त से प्रारंभ हुए, 30 लाख खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, उसमें 20 लाख पुरुष हैं और 10 लाख महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 प्रकार के खेल इसके अंदर शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल क्रिकेट। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और टेनिस बॉल क्रिकेट। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है 29 अगस्त को, ये तारीख भी आपको याद रखनी है। और ग्राम पंचायत स्तर पे जो है 4 दिनों के लिए कार्यक्रम चला है। ठीक है, उसके बाद में उसको ब्लॉक स्तर पर 12 तारीख से शुरू हुई, फिर उसके बाद में जिला स्तर और उसके बाद में राज्य स्तर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राज्य स्तर पे 2 अक्टूबर को, जिला स्तर पे 22 सितंबर को शुरुआत होने वाली थी, लेकिन इनका समय बदल दिया गया। ये अपने को ध्यान नहीं रखना, अपने को ये ध्यान रखना है कि 4 तो इसके स्तर हैं, ठीक है, और 6 इसके खेल हैं, और 30 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें से 20 और 10, 20 पुरुष हैं और 10 महिलाएं। पंचायती स्तर पर इसका जो संयोजक है वो किसको बनाया गया? सरपंच को बनाया गया है, जबकि उपखंड स्तर पर इसका संयोजक उपखंड अधिकारी को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम में जो है वो 1500 आदिवासी, आपको पता होगा 17 नवंबर 1913 को जो है वो यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के अंदर 1500 के आप जो आदिवासी लोग हैं वो मारे गए थे, और उस समय गोविंद गुरु जो थे वो वहाँ पर अपना उपदेश दे रहे थे, और अंग्रेजों के द्वारा जो है और साथ में स्थानीय जो रियासत के जो शासक थे उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो साथ ही ये था अपना अगस्त का जो सुजस, और अब जो हम जो है वो आगे नेक्स्ट लेके आएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।